हेलो दोस्तों, मैं अमरिंदर सिंह आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स मेच्योर पे स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज एपीजी पीएचपी का 11th क्लास देखेंगे हम लोग। पिछले क्लास हम लोगों ने देखा जिसमें प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हम लोगों ने देखा, जो काफ़ी आप लोगों को पसंद आया और आप लोगों ने सराहा भी। तो आइए हम लोग प्रश्न की शुरुआत करते हैं और आपके स्क्रीन के सामने ये पहला प्रश्न आज का ये रहा। आइए दोस्तों, पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, एक समांतर माध्य एपी का चौथा पद अर्थात फोर्थ टर्म क्या है जिसका योग n इंटू n प्लस 1 है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सम जो है n इंटू n प्लस 1 है, तो इसका फोर्थ टर्म क्या है। तो प्रश्न बनाने के पहले कुछ चीजों को देख लेना लाजमी है। इन चीजों को देखने से क्या होगा, आप आगे के प्रश्न किसी भी तरह का होगा भविष्य में प्रतियोगी परीक्षाओं में, तो आप उसे बनाने में तो सफल रहेंगे ही रहेंगे, यहां भी समझने में बहुत आसानी होगी। आइए बेसिक चीज देखते हैं जो कि पढ़ाया जा चुका है, फिर भी हम देखेंगे। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में समांतर माध्य में पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद कैसे होता है यह बताया गया है। ए होता है पहला पद, तो दूसरा होता है ए प्लस डी, तीसरा होता है ए प्लस 2d, तो चौथा होता है ए प्लस 3d। यही होता है। इसको निकालने का तरीका आप देख लीजिए। यदि टी और एन लेकर के चलते हैं तो ये होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन का जो फॉर्मूला है उसके अनुसार यही हमारा होगा। तो यहाँ T1 हम लिखते हैं, T1 लिखते हैं तो a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी होगा, जो कि यह 0 हो जाएगा, तो हमारा वैल्यू a ही रह जाएगा। T1 a ही रह जाएगा। देखिए T1 है कि नहीं, T1 a है कि नहीं है। आइए देखते हैं T2 देखते हैं। a प्लस n के जगह पर 2 रखिए, माइनस 1 इंटू डी, यह हो जाएगा a प्लस डी। दो में से एक माइनस होगा तो एक ही बचेगा, a प्लस डी होगा। T3 रख के देखिए, a प्लस n के जगह पर 3 रखिए, माइनस 1 इंटू डी, a प्लस 2d होगा। इसी तरह से T4 का मान रख के देखिए, a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, यह हो जाएगा a प्लस 3d, a प्लस 3d। आप देखिए यह दूसरा पद a प्लस डी आया, तीसरा पद a प्लस 2d आया और चौथा पद a प्लस 3d आया। आगे हम देखेंगे और किस तरह से इसे लाया जा सकता है, और किस तरह से इसे लाया जा सकता है। तो क्या हम एस एन से इसे प्राप्त कर सकते हैं। देखिए एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एस एन का यही फॉर्मूला होता है। तो अब हम देखेंगे S1 का तात्पर्य क्या होगा, पहला पद। S2 का तात्पर्य क्या होगा, पहला पद होगा यहाँ पे S1 फर्स्ट टर्म होगा, और S2 का तात्पर्य क्या होगा, a प्लस डी। आप पूछिएगा क्यों, तो यह होगा S2 अर्थात दो पदों का योगफल, यह हो जाएगा पहला प्लस दूसरा। S3 क्या हो जाएगा, S3 हो जाएगा
पहला प्लस दूसरा का मतलब 2a प्लस डी हो जाएगा, 2a प्लस डी हो जाएगा। और S3 क्या हो जाएगा, पहला प्लस दूसरा प्लस तीसरा, अर्थात 1 + 2 + 3, 1 + 2 + 3। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? तो S3 का मतलब होगा 3 पदों का योगफल, 3 पदों का योगफल 1 + 2 + 3। S4 का वैल्यू क्या होगा, a + d प्लस a + 2d प्लस a + 3d, ये होगा 1 + 2 + 3 + 4। ये हो जाएगा 1 2 3 4, 4a होगा, 4a प्लस 1 2 3 3 6d, ठीक है। और यह हो जाएगा 1 2 3 3a प्लस 1 2 3 3d। अब आप इसे करके देखिए, S1 हो जाएगा a, S2 हो जाएगा 2a + d, ठीक है। S3 क्या हो जाएगा, 3a + 3d, ठीक है। S3 हो जाएगा 3a + 3d। S4 क्या हो जाएगा, S4 हो जाएगा 1 2 3 4 a प्लस 1 2 3 और 3 6d। अब आइए हम फॉर्मूला पे रख करके इसको देखेंगे। Sn का फॉर्मूला, S1 का फॉर्मूला लिखिए, 1/2 × 2a + n - 1 × d। इसका वैल्यू हो जाएगा 1/2 × 2a, क्योंकि यह तो 0 हो गया। अब यहां पर a ही हो जाएगा। S1 का वैल्यू देखिए, S1 का वैल्यू a है। आगे देखते हैं, S2 का वैल्यू देखते हैं, S2 का वैल्यू देखते हैं 1/2 2a + n - 1 × d। यह हो जाएगा 1/2, और यह 2a ही रहेगा, और 2 में से 1 घटेगा तो 1 बचेगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, d, ठीक है। यहां पर क्या हो जाएगा, d। 1/2 2a + n - 1 × d, S2 का फॉर्मूला, S2 का फॉर्मूला। अर्थात 2 पदों का योगफल। देखते हैं, n/2, n/2 का मतलब क्या होता है, n के जगह पर 1 ही नहीं रहेगा, n के जगह पर 2 रहेगा ना। n/2, n/2, n के जगह पर क्या रखेंगे, SN2, ठीक है। देखिए, ध्यान से देखिए, अब तो यह तो कैंसिल हो गया, बचा 2a + d, S2 2a + d, ठीक है। समझिए, कोई बात नहीं, समय लगने दीजिए, आपको समझना होगा। अब देखिए, यहां S3 क्या होगा बाबू, आप बोल दीजिए, n/2 3/2 × 2a + n 3 - 1 × d, क्या हो जाएगा, 3/2 × 2a प्लस ये 2 हो जाएगा 3/2 × 2d,
इसको हल करेंगे, 2 2 कट जाएगा, यहां से भी 2 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा 3a प्लस 3d। देखिए S3 का वैल्यू 3a प्लस 3d। नेक्स्ट देखते हैं x4। S4 में क्या होगा, S4 में होगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, 4/2 इंटू 2a प्लस 3d इंटू 4/2, यही इसका वैल्यू होगा। करके देखते हैं, यह हो जाएगा 2 2 कैंसिल, यह हो जाएगा 4a प्लस, यह हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, 3 दूनी का 6, 6a। ठीक है, 4a सॉरी 6d था बाबू, यहां d है, 4a प्लस 6d। कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे देखते हैं। अब हम यह देख चुके हैं कि यह इस तरह से होता है, तो अब आप एक चीज और कोरिलेशन देख लीजिए इतना करने के बाद कि यहां S2 मतलब 1 प्लस 2 दो पदों तक का जोगफल, तो a प्लस 2a प्लस d। S3 मतलब 3 पदों का जोगफल, तो इसको तीनों को जोड़िए, 1 2 3, 3a हुआ, इसके बाद 1d और 2d 3d हुआ, और S4 मतलब 4 पदों का जोगफल, 1 2 3 4, 4a प्लस 1d 2d 3d 6d 6d, 4a प्लस 6d। कितना जबरदस्त चीज है, आप देखिए और समझिए। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न पर। प्रश्न क्या है, अब प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने प्रश्न को छुआ नहीं, केवल चीजों को हम लोगों ने समझा, जो कि बहुत ही बेसिक था और कोरिलेशन करके उसको समझना जरूरी था। आगे देखते हैं प्रश्न को। एक समांतर माध्य अर्थात अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का चौथा पद, फोर्थ टर्म क्या है, जिसका योगफल, जिसका सम n इंटू n प्लस 1 है। n है n इंटू n प्लस 1, तो S1 क्या होगा, S1 क्या होगा, 1 इंटू 1 प्लस 1 हो जाएगा, अर्थात 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो S1 जब आपका 2 हो गया, S1 जब आपका 2 हो गया, तो अब आगे बढ़िए, S2 क्या हो जाएगा, S2 हो जाएगा, इसमें 2 वैल्यू रखिए, 2 इंटू 2 प्लस 1, 2 1 3 दूनी का 6, 6 हो जाएगा। S2 6 हो जाएगा। S3 क्या हो जाएगा, S3 हो जाएगा 3 इंटू 3 प्लस 1, 4 3 12, 12 हो जाएगा। S3 आपका 12 हो गया। S4 कितना हो जाएगा, 4 रखिए, 4 इंटू 4 प्लस 1, 5 का 20, 20 हो जाएगा। S4 20 हो जाएगा। और वैल्यू पूछ रहा है, वैल्यू पूछ रहा है किसका, वैल्यू पूछ रहा है चौथा पद, फोर्थ टर्म पूछ रहा है, फोर्थ टर्म पूछ रहा है, फोर्थ टर्म पूछ रहा है, क्या है, फोर्थ टर्म के बारे में पूछ रहा है। अब यहां से देखिए कैसे निकलेगा। अब S1 क्या है, S1 इज इक्वल टू A है, A है प्रथम पद, फर्स्ट टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, ये है। कैसे ये है, तो आपने देखा, आपने पीछे देखा कि जो A का वैल्यू था वही S1 का वैल्यू था, S1 का वैल्यू था, ठीक है। तो ये है, और क्यों, क्योंकि S2 क्या है, तो S2 जो है
1 और 2 को जोड़ करके प्राप्त हुआ था। ए और प्रथम पद और सेकंड पद को जोड़ के प्राप्त हुआ था। तो H2 में से इसको हम घटा देते हैं तो हमको ये प्राप्त हो जाएगा सेकंड टर्म। ये है 2 और ये फर्स्ट टर्म हो गया। ए मतलब फर्स्ट टर्म हो गया। सेकेंड टर्म क्या होगा? सेकेंड टर्म होगा, सेकेंड टर्म होगा क्या? सेकेंड टर्म होगा S2 माइनस S1। ठीक है, S2 का वैल्यू कितना है? 6 है, माइनस 2 अर्थात 4 हो जाएगा। ये 4 हो जाएगा, सेकेंड टर्म 4 हो जाएगा। थर्ड टर्म क्या होगा? थर्ड टर्म क्या होता है? पहला, दूसरा और तीसरा को जोड़ के फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड होता है। तो इसमें से फर्स्ट और सेकेंड को घटा देंगे, फर्स्ट और सेकेंड को माइनस कर देंगे तो केवल थर्ड टर्म बचेगा, केवल थर्ड टर्म बचेगा। यही चीज हम सिखाए थे बाबू। तो 4 और 2 6 माइनस कीजिए, 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 6 होगा। आगे देखिए, आगे देखिए, यहां पर आ जाएगा थर्ड टर्म 6। नेक्स्ट होगा फोर्थ टर्म। क्या होगा? फर्स्ट सेकंड और थर्ड को घटा दीजिए, फोर्थ टर्म क्या होगा? इसमें से यह होता है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। तो इसमें से इसको घटा दीजिए तो ये बचेगा। अर्थात इसमें से किसको किसको घटाना है? इसमें से घटाना है 20 में से 2 को, 4 को और 6 को घटाना है, 6 को घटाना है। तो ये क्या हुआ? 2 और 4 6 6 12, 12 में से घटाना है 20 में से घटाना है 12 को, ये बचेगा 8। यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, हमको समय लगा, हमने बनाया, हमने समझाया, क्योंकि मुझे समझाना था और प्रश्न बनाना रहेगा तो इतना समय अब आपको नहीं लगेगा इस तरह का प्रश्न को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है, किसी समांतर श्रेणी का P प्लस क्यूआ पद, P प्लस क्यूथ टर्म तथा P माइनस क्यूआ पद, P माइनस क्यूथ टर्म का योग सम है। इसका सम क्या है? ऑप्शन दिए हैं, अब हम आगे हल करेंगे। तो ये जैसे बोल रहे हैं और वैसे ही हम चलेंगे। तो P प्लस क्यूआ पद, P प्लस क्यूथ टर्म हम लिख रहे हैं, इसका सम लिखेंगे। तो इसका सम क्या होगा? इसका सम हो जाएगा P T के बाद होगा P प्लस Q। Tn जैसे होता है, पिछले प्रश्न में हम लोगों ने देखा, यही तो देखा। जो Tn होता है वैसे ये nवां पद यदि कहता तो Tn लिखते। P प्लस क्यूआ पद कह रहा है तो P प्लस क्यू लिखेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा A प्लस n माइनस 1। n के जगह पर क्या होगा? पहले इस चीज को समझ लेते हैं। Tn इज इक्वल टू होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो T इंटू P प्लस Q क्या होगा? A प्लस, और इसका योगफल बोल रहा है। क्या बोल रहा है?
योगफल। तो जब भी योगफल की बात करें तो इसको आप जोड़ दीजिए। तो जोड़िएगा तो क्या होगा, P प्लस Q माइनस 1 इंटू डी। और दूसरा क्या है, टी पी माइनस क्यूआ पद, A प्लस P माइनस क्यू हो जाएगा N माइनस 1 इंटू डी, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। अब इसको जोड़ने की बात कह रहे हैं तो हम जोड़ते हैं। तो जोड़िएगा तो यह QD प्लस और QD माइनस में खत्म हो जाएगा, तो प्लस और माइनस Q को कैंसिल कर देंगे। इधर बचेगा 2A प्लस P माइनस 1 इंटू डी, कितना, 2। एक P माइनस 1 इंटू डी, फिर जोड़िएगा तो एक और P माइनस 1 इंटू डी, 2P माइनस 1 इंटू डी। अब 2 कॉमन ले लेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, A प्लस P माइनस 1 इंटू डी। और इसे आप क्या कह सकते हैं, 2 इंटू पीवा पद कह सकते हैं या Pth टर्म कह सकते हैं। 2 गुना किसके, ट्वाइस, 2 गुना ट्वाइस हो गया, ट्वाइस ऑफ दो गुना पीवा पद का 2 गुना, ठीक है, Pth टर्म का 2 गुना हो गया। तो आइए हम देखते हैं ऑप्शन 2Pth टर्म कह रहा है 2 गुना 2 गुना 2 इंटू Pth टर्म हमारा आया 2 इंटू Pth टर्म आया हमारा, पीवा पद का 2 गुना, न कि 2 गुना पीवा पद, ठीक है, उसका मान अलग होगा, हम समझा रहे हैं। तो ये तो नहीं होगा, ये 2Q का तो होगा नहीं, ट्वाइस द Pth टर्म ये सही है, ट्वाइस ऑफ द Pth टर्म सही है, ठीक है। पीवा पद का 2 गुना सही है। जैसे n के जगह पर P रखिए तो A प्लस P माइनस 1 इंटू डी होगा। तो आइए अब हम देखते हैं कि यह क्यों नहीं होगा, ये क्यों नहीं होगा। तो A होने के लिए क्या होगा, 2 इंटू A प्लस 2P माइनस 1 इंटू डी। यह जो है यह बात बता रहा है, n के जगह पर 2P बता रहा है जो कि हमारा नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। हमारा ऑप्शन होगा C, पीवा पद का 2 गुना, ट्वाइस द Pth टर्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू। प्रश्न देखिए, प्रश्न कह रहे हैं यदि n प्राकृत संख्याओं का योगफल उनके वर्गों के योग का 1/5 हो तो n का वैल्यू होगा। तात्पर्य क्या है, यदि n नेचुरल नंबर्स का जो सम है वह उन्हीं के n नेचुरल नंबर्स के ही, n प्राकृतिक संख्याओं के ही वर्गों के स्क्वायर के सम का 1/5 हो तो n का मान है। तात्पर्य है यह प्रश्न का
कि यदि n नेचुरल नंबर का सम ऑफ n नेचुरल नंबर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ n नेचुरल नंबर्स इंटू 1/5। ठीक है, n नेचुरल नंबर के वर्गों के योग का 1/5 है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। ठीक है, अब यह हो जाएगा n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल हमारा क्या होता है। यदि फर्स्ट n नेचुरल नंबर का योगफल क्या होता है, आप लोगों को मैंने बहुत अच्छा से फॉर्मूला समझाया है, इसलिए कहीं कोई परेशानी होने वाली चीज नहीं है। आइए हम देखते हैं, n इंटू n प्लस 1/2 इज इक्वल टू उनके वर्गों के योग का 1/5 है, तो उनका वर्ग क्या होता है, यह होता है n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1/6। n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1/6। 3 से 3 चला, 3 दूनी का 6 चला गया, यह हो जाएगा 3n प्लस n। ठीक है, सही है। n इंटू n का पावर 1 है, तो यह हो जाएगा n स्क्वायर, तो 3n स्क्वायर प्लस 3 n नहीं होगा, 3 के बाद n होगा। ठीक है, पहले हम डिजिट लिखेंगे तब हम अल्फाबेट लिखते हैं। 3 और इसके बाद n इज इक्वल टू, अब इसमें इससे गुना करके इसमें इससे गुना कीजिए, तो आप यह देखिए कि आसानी कौन सा होगा। तो ए भाई, हम तो आसानी देखते हैं, इतना करने का क्या जरूरत है, कुछ भी जरूरत नहीं है, इसको इससे कैंसिल कर दीजिए। अब क्या बचेगा, यह बचेगा 1 इधर 1 इधर भी। 3 इज इक्वल टू 2n प्लस 1। ठीक है, 3 इज इक्वल टू 2n प्लस 1 बचता है। अब यह क्या हो जाएगा, यह 4 हो जाएगा और यह हो जाएगा 2n। देखिए आप लोग, सही है, सही नहीं है, यही चीज हम समझा रहे हैं। 1/5 कौन लिखेगा, यह हो गया 1/5, तो यह केवल 3 नहीं है, यह 5 से मल्टीप्लाई होगा, इंटू 5 है, इंटू 5 भी है। ठीक है, तो यह हो जाएगा कितना, 4 नहीं 15। अब क्या हो जाएगा आगे, तो यह हो जाएगा 14/2, क्योंकि यह प्लस 1 जो है इधर आके माइनस हो जाएगा। 15 - 1 इज इक्वल टू 2n, इसलिए n इज इक्वल टू हो जाएगा 15/-1 था, तो इसको आप हटा दीजिए। अब यह हो जाएगा 14 और यह हो जाएगा 7, इसलिए n इज इक्वल टू 7। n इज इक्वल टू 7 हमारा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए प्रश्न देखते हैं, यदि 3 + 5 + 7 प्लस ... n पदों तक अपॉन 5 + 8 प्लस ... ये इसी सीरीज में बढ़ते जा रहा है, कितने पदों तक, 10 पदों तक, 10 पदों तक अप टू 10th टर्म।
अप टू 10th टर्म इज इक्वल टू 7 हो तो n का मान कितना है, n का मान कितना है। अब आइए इसमें हम समझते हैं। n का वैल्यू पूछ रहा है और n का वैल्यू ऊपर ही आएगा जो भी आए, और ऊपर में हमारा 7 है तो नीचे में क्या है, नीचे में क्या है सॉल्यूशन करते हैं। 3 + 5 + 7 प्लस डॉट 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 प्लस n पदों तक, ठीक है। और नीचे लिख लेते हैं 5 + 3 प्लस 5 + 8 + 11 प्लस डॉट 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 प्लस 10th पदों तक, 10 पदों तक। और यह है हमारा 7/1, अपन में कुछ भी नहीं तो 7 है। अब इसे हम मान लेते हैं a और इसे मान लेते हैं b, तो हमारा वैल्यू कितना हो जाएगा। आप ऑप्शन देख करके बताइए हमारा आंसर क्या होगा। 35। कैसे, तो ऐसा कोई भी ऑप्शन में नहीं है, ऐसा कोई भी ऑप्शन में नहीं है जो 7 से डिवाइड हो रहा है, जो 7 से डिवाइड हो रहा है। हमारा ऑप्शन यहाँ तो जो भी आए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ ऑप्शन हमारा क्या होगा 5 ही होगा, क्योंकि 7 × 5 = 35 ही होता है। ऊपर 35 ही हो जाएगा, इसका वैल्यू 35 ही हो जाएगा। नीचे चाहे जितना हो मिनिमम 35 होगा, और होगा ही होगा, कट कट के होगा या जैसे भी हो 35 ही होगा, क्योंकि 7 से कोई विभाजित होता है इसमें, तो वह है 35। इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं तक विराम देते हैं और आगे के क्लास में हम लोग नेक्स्ट एपीजीपी के क्वेश्चन को देखेंगे। वह इसलिए कि यह बहुत ही शानदार क्वेश्चन की प्रस्तुति हुई आज, और आज का वीडियो जो नहीं देखा वह कुछ भी नहीं देखा, क्योंकि पहला प्रश्न ही जबरदस्त था अपने आप में पहला प्रश्न ही जबरदस्त है, जो कि सब कुछ सिखा के जाता है। और उसी पर आधारित आगे मैं क्वेश्चन कराऊंगा, 2-3 और जबरदस्त क्वेश्चन कराऊंगा उसी पर आधारित, प्रथम पद, सेकंड पद, थर्ड पद और 4th पद के जोगफल पर। तो हम लोगों ने देखा वीडियो काफी शानदार बना है और हमने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी है। समय का ध्यान हम नहीं रखते हैं, हाँ चीजों को इस तरह हम जरूर समझाएंगे कि आप कम से कम समय में जरूर बनाएं। मैं कम समय में बनाऊं, महत्व इस बात का नहीं है, महत्व इस बात का है कि जो हमारा वीडियो देख रहे हैं वो कम से कम समय में बनाएं प्रश्न को और अपना समय बचाएं, उसी में हमारी सफलता है। हम समय बचा के क्या करेंगे, हम कम से कम समय में बनाकर सवाल को क्या करेंगे, हमें क्या मिलेगा। हमें जो भी हमारे पास ज्ञान है वो आपके सामने प्रस्तुत करना है और आपको ज्ञान का लाभ देना है। यही हमारा संकल्प है, यही हमारा उद्देश्य है। मेरी सफलता आपकी सफलता में निहित है। इसलिए यदि वीडियो पर आप नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की घंटी को दबाइए। इससे क्या होगा कि जो हम वीडियो अपलोड करेंगे वह वीडियो आप तक निरंतर पहुंचता रहेगा। अकेला यूनिक मैं टीचर बनूंगा और हूँ, और जिसको भी पढ़ाता हूँ आप लोगों को भी पढ़ा रहा हूँ, तो मैं इसी तरह से मेरा काम करने का तरीका है। सबका काम करने का तरीका अलग अलग हो सकता है। तो कम से कम समय में हम तो जरूर बनाएंगे, जरूर बताएंगे, लेकिन चीजों को हम जब बताएंगे ही नहीं तो बच्चे समझेंगे कैसे। और उनके पास तो इतना समय होता नहीं है कि चीजों को इस तरह से 4-5 तरीके से उसको सजो करके लाएं और एक तरीका से समझे कि हाँ इनके बीच में ये कोरिलेशन है, ये सहयोग संबंध है। तो कोरिलेशन को कौन बताता है, टीचर ही बताता है। टीचर का ही यह कर्तव्य है कि वह कोरिलेशन को ही बताए, क्योंकि मुझे केवल मैथ्स ही पढ़ाना है और मैथ्स में ही हमें नया नया शोध करना है और नई नई चीज़ों को, नई नई तकनीक को सीखना है और बच्चों के सामने सुपुर्द करना है। ठीक है, आपको तो बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, मैथमेटिक्स पढ़ना है और सोशल साइंस पढ़ना है और पता नहीं क्या क्या पढ़ना है।
तो जीके, जीएस, करंट अफेयर्स, रीजनिंग भी पढ़ना है, तो बहुत सारी चीजें आपको पढ़नी होती है, तो इतना समय नहीं रहता है। ऊपर से दैनिक जीवन का भाग दौड़ अलग से होता है। तो विद्यार्थी जीवन क्या होता है मुझे पता है, मैं विद्यार्थी जीवन से ही गुजरा हूं, इसलिए आपके पास इतना समय नहीं होता है कि आप उसमें शोध कर सके, आप एक सेट प्रैक्टिस कर सकें, इतना ही आपके लिए काफी होता है दिन भर में। क्योंकि सेट प्रैक्टिस करना ही बड़ी बात नहीं होती है। आपको यदि 25 मैथ्स के क्वेश्चन का एक सेट बनाइएगा तो उसमें 25 जीके भी होगा, जीएस भी होगा, और 25 रीजनिंग भी होगा, और 25 और भी बहुत सारे चीज मिला करके आपको 100 प्रश्नों को देखना होगा, और उसमें कौन सा सही हुआ, कौन सा गलत हुआ, ये भी देखना होगा। पढ़ने का यही तरीका है। और वह सही कैसे है, वह प्रश्न किस तरह से बनता है, उसके फॉर्मूला कैसे हैं, जब इस तरह से आप हर एक चीजों को देखते जाइएगा, छोटी छोटी चीजों को, तो आप स्वयं में एक समुद्र बन जाइएगा। यह सच्चाई है, यही मैंने किया है, तो आपके सामने मैं उपस्थित हूं। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक वीडियो को देखने के लिए। थैंक्स वंस अगेन।